हाय, दिस इज़ रजत कुमार शुक्ला फ्रॉम परपेचुअल लर्निंग। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोर्स इंडक्टेंस के बारे में कि ये सोर्स इंडक्टेंस आता क्यों है और ये सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हाफ वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए लो पावर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप यूज़ कर रहे हो हाफ वेव रेक्टिफायर को, और नॉट ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को भी हम कई जगह पे यूज़ करते हैं लो पावर के लिए। और नॉट ओनली दैट, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक लंबा वायर हो गया या HVDC सिस्टम में भी हो गया। तो उन सब जगहों पे क्या होता है ना कि एक वायर है, उस वायर का अपना कुछ रजिस्टर होता है, कुछ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, आप उसको कंसिडर करके बोल सकते हो कि वहाँ पे वो सोर्स इंडक्टेंस है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक AC सप्लाई होता है। उस AC सप्लाई में क्या होगा कि वो AC सप्लाई के बाद आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, तो वो ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन करते हो। जैसे कि मैं आपको, ये आपका AC सप्लाई होगा 240 वोल्ट का। ठीक है, अब उसके बाद ये होगा 50 हर्ट्ज का सप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे। ये ट्रांसफार्मर का अपना फॉरगेट अबाउट इट कि क्या होगा, अभी मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे एक डायोड हुआ, यहाँ पे एक लोड हुआ। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का अपना एक लीकेज इंडक्टेंस होगा। ठीक है, अपना लीकेज इंडक्टेंस होगा। अभी ये जो लीकेज इंडक्टेंस होगा, आप इसे कंसिडर कैसे करोगे, इनकाउंटर कैसे करोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये चीज़ हमारा वर्क करता है एज अ सोर्स इंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारा एज अ सोर्स इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका इक्विवेलेंट डायग्राम है, आप उसे क्या करोगे कि सोर्स साइड से इंडक्टेंस को आप कंसिडर करते हो, लाइक उसका लीकेज इंडक्टेंस हो गया सेकेंडरी साइड में, या इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड में जो आप सोर्स इंडक्टेंस कंसिडर करना चाहते हो। सप्लाई साइड से भी रहता है ये इफेक्ट। अब उसके बाद बात आती है लोड की। ठीक है, आप ये लोड को कैसे डिफाइन करोगे। बेसिकली अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हुई और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हुई, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये लोड दो प्रकार से डिफाइंड होता है। ठीक है, व्हाट इज़ दैट। वन इज़ अ कांस्टेंट DC करंट लोड। तो मैं इसे CC मोड नाम दे देता हूँ, हमारे आगे की स्टडी में मैं CC करके बोलूँगा, कांस्टेंट DC करंट लोड। जहाँ पर कांस्टेंट करंट लोड एक मतलब उसका जो करंट होगा लोड साइड में वो कांस्टेंट होगा। अभी कांस्टेंट DC वोल्टेज लोड की बात हो तो CV लिख देता हूँ, कांस्टेंट वोल्टेज लोड। जहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो एक प्रकार का बैटरी लोड होगा। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस बेसिस में कि क्या कांस्टेंट करंट लोड क्या और कैसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ कांस्टेंट DC वोल्टेज लोड की। तो मैं पहले मोड में चलता हूँ। तो पहला मोड है मेरा, बेसिकली पहला मोड है मेरा कांस्टेंट करंट लोड। ठीक है, तो पहला हो गया मेरा कांस्टेंट करंट लोड। कांस्टेंट करंट लोड में मेरा एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद मैं यहाँ पर एक सोर्स इंडक्टेंस लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं AC सप्लाई देता हूँ। उसके बाद ये AC सप्लाई होने के बाद डायोड, यहाँ पर मेरा लोड होगा। यहाँ पर मैं इसे अभी के लिए कांस्टेंट करंट लोड मान लेता हूँ। लेट इज कॉल्ड I0। ठीक है, I0 होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा आता है यहाँ पर कि ये I0 जो है मैं कांस्टेंट करंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अब रियल लाइफ में आप कांस्टेंट करंट लोड लाओगे कहाँ से, कैसे बनाओगे कांस्टेंट, आपको ऐसा कहीं तो मिलेगा नहीं, तो लाओगे कहाँ से। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट बनाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो है सीरीज में रजिस्टर R और फिर इंडक्टेंस L। तो ये हो गया R और L। तो ये L/R का रेशियो जब हाई हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होगा L/R का रेशियो, तो ये कांस्टेंट करंट लोड की तरह बिहेव करेगा। बल्कि इसी जगह जब मेरा रजिस्टर और कैपेसिटर जब पैरेलल में होंगे और जब जो इसका कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, या RC काफ़ी हाई होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट करंट की तरह बिहेव करेगा, ये मेरा कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट करंट के लिए, हो गया कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो अच्छा, जैसा मैं बता रहा था कि कांस्टेंट करंट बनाने के लिए RL लोड लगेगा, नहीं RL सीरीज में रहेंगे, तो यहाँ पे R और L इंडक्टेंस और रजिस्टर सीरीज में रहेंगे। तो उसके बाद R और L अगर सीरीज़ में है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ऐसा हम कभी यूज़ नहीं करते, RL को सीधे सीरीज़ में रखने की कोशिश नहीं करते। रीज़न ये है, अगर आप ऐसा रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज का परफॉर्मेंस
बिगड़ जाएगा, जो निगेटिव साइड है। अब उस निगेटिव वोल्टेज यानी निगेटिव आउटपुट वोल्टेज को हटाना है तो आपको चाहिए होगा फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट करंट लोड के लिए। तो इस फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज़ कर रहे हैं हम आई नॉट सर्कुलेट करने के लिए और यहाँ पे जो निगेटिव वोल्टेज अपियर हो रहा है उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो मैं इस बेसिस में अब आगे का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये मेरा सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, जो एसी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो यहाँ से एल एस से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा। ठीक है, एल एस से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा। लेट्स से दिस नेम इज़ आई एस। ठीक है, इसको मैं आई एस का नाम देता हूँ और ये इसका नाम दिया D1 और इसका नाम दिया D2। तो जो आई एस करंट होगा वो मेरा फ्लो होने से पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो करंट होगा ये मान लो इनिशियली जीरो है, जो कि है ना। D1 तो ऑन नहीं है ना शुरू में, तो D1 तो ऑन तब होगा जब सोर्स वोल्टेज जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हुआ D1 ऑन होगा। D1 जैसे ही ऑन होगा तो LS में करंट सडनली राइज नहीं होगा, वो स्लोली होगा। तो मान लो ये थोड़ा हल्का लीनियर है। ठीक है, और लीनियर होते होते जाएगा, लेकिन ये कब तक राइज होगा और कब राइज होकर बंद होगा, कब तक राइज होगा ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो राइज वो कब तक होगा इसके लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम में चलते हैं कि जैसे ही मेरा डायोड जो है वो ऑन हो गया, ठीक है, उस समय D2 भी काम करता रहेगा। क्यों काम करता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा आई नॉट हो गया, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट है, आई नॉट मेरा नीचे की तरफ होगा आई नॉट। ठीक है, तो मेरा ये सोर्स वोल्टेज और ये इंडक्टर। अब करेंट यहाँ पर आई नॉट होना है, यानी कि यहाँ पे मेरे को आई नॉट होना है और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो लेट्स से दिस इज कॉल्ड द ID2। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो मेरा इसका नाम है IS। अगर इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको कि ID2 जो है दिस इज इक्वल टू आई नॉट माइनस IS। ठीक है, तो ID2 इज इक्वल टू आई नॉट माइनस IS, यानी कि आई नॉट अभी मेरा लेट्स से दिस इज 10 एम्पियर। ठीक है, अब IS को तो मेरा राइज हो रहा है ना, तो IS मेरा राइज होगा, पहले जीरो होगा। ठीक है, मतलब इन्हीं ऐसा धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, कब तक राइज होगा यही मेरे को बताना है। तो ये 10 एम्पियर है माइनस IS मेरा धीरे धीरे राइज हो रहा है 0 एम्पियर से। कब तक राइज होगा, मान लो 10 एम्पियर तक राइज होता है, मान लो। ठीक है, अभी के लिए एज्यूम कर लो 10 एम्पियर तक राइज होता है। ठीक है, तो 10 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ID2 बिकम्स निगेटिव। ID2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव करंट फ्लो करता है क्या, ID2 नहीं करता। तो इसका मतलब है कि मेरा IS तब तक राइज होगा जब तक कि आई नॉट के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो आई नॉट के इक्वल ना आ जाए तो यहाँ पर जो करंट होगा ये मेरा आई नॉट तक मेरा करंट फ्लो होता जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट तक करंट फ्लो होता जाएगा। अब फिर उसके बाद ये अपने असली अवतार में आ जाएगा, यानी कि IS मेरा कैरी करेगा लोड करंट। ठीक है भाई, आई नॉट मेरा कैरी करेगा लोड करंट। उसके बाद यानी कि इतने डिस्टेंस तक क्या होगा। ठीक है, ये जो मेरा टाइम इंटरवल होगा इसको क्या बोलेंगे, ये टाइम इंटरवल को बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है भैया, D1 और D2 इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इसको हमने ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस लग रहा है दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेशन। और ये प्रोसेस होने के लिए जो टाइम लग रहा है दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेशन टाइम। यहाँ पर करेंट इंटरचेंज हो रहा है D1 से D2, D2 से D1, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड द करेंट कम्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कम्यूटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। फोर्स कम्यूटेशन होता है, लाइन कम्यूटेशन होता है, लोड कम्यूटेशन होता है, लेकिन ये कौन सा कम्यूटेशन है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे नेचुरली अपने आप ही ये इनबिल्ड है, मतलब ये नेचर में ही हो रहा है। D1 D2 स्विच के नेचर में ही है कि भैया एक करंट से दूसरे लाइन के करंट में फ्लो होगा, अपने आप ही होगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं है जो करंट को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरे ब्रांच में लाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन कम्यूटेशन। और अगर आप करंट को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरे वाले ब्रांच में अगर आप शिफ्ट करोगे तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत होती है SCR में या SCR या दूसरे कंट्रोल स्विच में।
लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो डायोड में यहाँ पर होगा लाइन कम्यूटेशन ही पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोड कम्यूटेशन की बात, लोड कम्यूटेशन डिफरेंट एक्टिविटी है, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बड़े बड़ी सर्किट्स में यूज़ होता है, जैसे IGBT बेस्ड सर्किट है वहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ कि सोर्स करंट यहाँ पर चल रहा है, तो एक कम्यूटेशन टाइम को मैं मान लो नाम ले लेता हूँ म्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। अब यहाँ पर मेरा आउटपुट वोल्टेज का शेप क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, 0, क्यों, क्योंकि D2 यहाँ पर ऑन है। इसके बाद वो आउटपुट वोल्टेज मेरा ऐसा फॉलो करना शुरू करेगा तब तक जब तक कि मेरा D2 ऑन नहीं हो जाता, और D1 ऑन रहेगा तब तक मेरा आउटपुट वोल्टेज इसको फॉलो करेगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही D1 से D2 को जंप करना होगा वापस, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि D1 ऑन है, ठीक है। इस वाले एरिया में कम्यूटेशन पीरियड में D1 और D2 दोनों ही ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है कि, माफ़ करना, यहाँ पे क्या होता है कि इस पोजीशन में, यानी इस पोजीशन में जैसे ही पाई हुआ, पाई के बाद D1 से फिर D2 में जाना होता है, ठीक है। तो फिर से कम्यूटेशन प्रोसेस होगा और ये स्लोली नीचे गिरेगा और फिर वो ऐसा फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर से ये अब देखो D2 मेरा फिर से ऐसा 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद चूँकि D2 यहाँ पर से ऑन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सोर्स करंट फिर से मेरा ऐसा जाएगा आफ्टर 2 पाई, दिस इज द पाई, राइट। तो अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि कम्यूटेशन टाइम को मैं निकालूं कैसे, फाइंड आउट कैसे करूं। उसको निकालने के लिए मैं आपको, जैसा आपको पता है कि ये 0 से म्यू है, ठीक है, म्यू एंगल में रहेगा और ये पाई रहेगा 0 से म्यू। तो सोर्स करंट जो होगा, सोर्स करंट जो होगा वो आप कैसे निकालोगे, दिस इज द सोर्स करंट। सोर्स करंट कैसे निकालोगे, क्योंकि आई नॉट तो पता है ना, आई नॉट होने ही वाला है। तो सोर्स करंट आपको उस कम्यूटेशन पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा आप मुझे ये बताइए। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा, पहली बात तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा सोर्स वोल्टेज माइनस जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे अपियर होगा वो कम्यूटेशन इंटरवल में। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या अपियर होगा, 0 वोल्टेज। तो इंडक्टर के क्रॉस अपियर हुआ Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू L di/dt, करेक्ट। तो ये सोर्स इंडक्टेंस है, सोर्स इंडक्टेंस। तो करेंट का जो चेंजेस होगा वो होगा 0 से I0 सोर्स में जो होगा, ठीक है। तो ये ऐसा में फॉर्म होगा इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको करना है di/1/ls Vm साइन ओमेगा t, इंटीग्रेट करेंगे 0 से कहाँ तक, कम्यूटेशन पीरियड तक, ठीक है। तो इसे मैं म्यू नाम दे देता हूँ, और डी आई मेरा इंटीग्रेट होगा 0 से कहाँ तक, I0 तक। 0 में क्यों लिया, क्योंकि करेंट का जो ट्रांजिशन हो रहा है 0 से I0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा I0, ये हो गया मेरा 1/ω/LS, क्योंकि आपने यहाँ एंगल लिया इसलिए यहाँ पे ओमेगा लेना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे टाइम लेते तो यहाँ LS से काम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप dωt कर रहे हैं, ठीक है। अगर dt करते तो यहाँ टाइम बन जाता है, जो कि एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा समझना, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा ये 1/cos म्यू, 1/cos म्यू। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस I0 इंटू ω/LS/Vm, ठीक है। तो आप यहाँ से म्यू नॉट निकाल सकते हो। उसके बाद म्यू तो निकल गया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज को अगर आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है। एक टेक्निक है कि नो लोड कंडीशन में जो आपका वोल्टेज अपियर होता है उसे सब्सट्रैक्ट कर दो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर में उससे, तो आपका एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा। जैसे कि नो लोड कंडीशन में, यानी कि जब आपका यहाँ डायोड था, जब वहाँ पे सोर्स इंडक्टेंस 0 था, उस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज कितना ड्रॉप होता, ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि
0.45 VRMS ऐसा होता है सोर्स साइड का, माइनस VL ड्रॉप जो हो रहा है कितने पीरियड में, 1/2 पाई पीरियड में, ठीक है, जो करंट होगा आई नॉट इंटू ओमेगा एल एस। ठीक है, तो ये में आपका आउटपुट वोल्टेज निकल सकता है, या आप यहाँ पे जब एल एस इजिकल टू जीरो होगा उस कंडीशन में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 0.45 VRMS ही होगा कि नहीं, या फिर ये मेथड 1 है। आप यहाँ पे मेथड 2 लगा सकते हो कि आप एक्चुअल में इंटीग्रेट करके देख सकते हो, इंटीग्रेट करके देख सकते हो इस बात के लिए कि एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा 1/2 पाई पीरियड में आप यहाँ देख सकते हो, ये 0 है, ये 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई पीरियड में खाली ये ऑन होता है म्यू से, क्योंकि इतना पीरियड तो म्यू है, म्यू से पाई तक का। तो इंटीग्रेट आप कर सकते हो म्यू से पाई तक का VM साइन ओमेगा टी इनपुट वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी या एंगल। ठीक है, तो 1/2 पाई, तो VM/2 पाई साइन ओमेगा टी 1 माइनस कॉस म्यू, ये मेरा ऐसा एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा। ठीक है, समथिंग ऐसा। तो आप इस तरीके से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो मैं आपको अभी कांस्टेंट करंट लोड के बारे में ही बताता हूँ, कांस्टेंट वोल्टेज लोड के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा। तो मैं ये फुल वेव रेक्टिफायर के मैं भी आपको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, दिस इज लाइक ऑफ असाइनमेंट, आप खुद से करके देखिए कि क्या इफेक्ट आता है, क्या वैल्यूज आएंगी। कांस्टेंट वोल्ट के मैं बाद में जाऊँगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये नेट मोहन से है। नेट मोहन में क्वेश्चन दिया है कि 5.5 क्वेश्चन नंबर 5.5 का, कि यहाँ पर ID इक्वल टू 10 एम्पियर है, यानी कि जो कांस्टेंट करंट है वो 10 एम्पियर है, सोर्स वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। जब एल एस इक्वल टू जीरो होगा तब हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी और एवरेज पावर क्या आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। कि 10 एम्पियर है मेरा, ID मेरा 10 एम्पियर दिया है, और मेरा सोर्स वोल्टेज दिया है मेरा 120 वोल्ट, और जो स्विचिंग जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो मेरा 60 हर्ट्ज दिया है। तो मेरा बोला है कि जब मेरा एल एस इक्वल टू जीरो होगा तब के केस में, जब एल एस इक्वल टू जीरो होगा तो मेरा जो वी डी होगा और पी डी होगा वो कितना होगा, यानी कि लोड वोल्टेज और लोड पावर कितना होगा। ठीक है, तो लोड वोल्टेज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0.45 सप्लाई वोल्टेज माइनस ओमेगा एल एस इंटू आई डी अपॉन 2 पाई आप रखेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है 0.45 मल्टीप्लाई 120 वोल्ट माइनस ओमेगा यानी कि 60 हर्ट्ज है तो 2 पाई 60। ठीक है, इतना रख लीजिए। एल एस आपका कुछ दिया नहीं है, एल एस तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो आपको आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई डी तो मेरा आई डी जो कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 पाई, तो 0.45 अपन जीरो यानी कि 54 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जिसमें से पावर के बारे में पूछा है, तो पावर जो होगा वो आपको जो एवरेज वोल्टेज, क्योंकि डीसी साइड है ना, तो एवरेज वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देना आपका जो डायोड करंट आ रहा है, जो लोड साइड करंट आता है, 54 मल्टीप्लाई 10, दिस इज कॉल्ड द 540 वॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको मैं सेकेंड पार्ट में लेके चलता हूँ। अगर एल एस 5 मिली हेनरी होता है तो म्यू वी डी और पी डी की वैल्यू पूछा है उसने। ठीक है, तो 10 मिली, एक सेकंड, कितना, 5 मिली, तो जब एल एस इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी होता है तो, ठीक है, तो आप सेम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो फ्रॉम मैं इक्वेशन 5 इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ इसको। तो इक्वेशन 1 का जब आप यूज़ करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा वी डी इज इक्वल टू 51 वोल्ट, और जो पावर चाहिए होगा वो आपका होगा 51 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 510 वॉट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन अभी रिमेन है क्योंकि मुझे म्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि सेम सर्किट के लिए कॉस म्यू जो होगा वो मेरा हो जाएगा 1 माइनस कुछ समथिंग, जैसा कि हमने अभी
फाइंड आउट किया यहाँ से 1 माइनस आई नॉट ओमेगा एल एस अपॉन वी एम। तो 1 माइनस आई नॉट ओमेगा एल एस अपॉन वी एम, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग म्यू को फाइंड आउट करेंगे 27.26 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी मेरा सी पार्ट में मैं चलता हूँ। सी पार्ट में क्या बोल रहा है का, यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म है 60 हर्ट्ज का, जिसमें पीक वैल्यू 200 वोल्ट दिया है। तो सोर्स करंट का आपको वेव फॉर्म निकालना है। अगर सोर्स करंट का आपको वेव फॉर्म निकालना है। सोर्स करंट का वेव फॉर्म आप कैसे निकालोगे, आपको पहले समझ में आना चाहिए 200 वोल्ट हमारा पीक है, यानी कि ये मेरा 200 वोल्ट है, ठीक है। ये मेरा 200 वोल्ट ऐसा जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये मेरा जा रहा है डायोड। यहाँ पे मेरा सोर्स इंडक्टेंस भी है एल एस, ये मेरा ऐसा कुछ है समथिंग, और ये मेरा यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, शायद से 10 एम्पियर होगा, और 10 एम्पियर से मेरा ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना करना है कि यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के क्या करेंगे, सिमिलर फंडा लगाना है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होगा, और करंट कम्यूटेशन में तो टाइम लेगा, क्योंकि करंट कम्यूटेशन में टाइम इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है। अगर इंडक्टर नहीं होता तो इंस्टेंटसली ये D2 मेरा ऑन नहीं होता, D1 D2 एक साथ ऑन नहीं होते, या तो D2 ऑन होता है या D1 ऑन होता है। लेकिन इंडक्टेंस यहाँ पर आ गया है, इसलिए D1 D2 एक साथ मतलब ऑन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरा सोर्स करंट का जो वेव फॉर्म होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि टाइम होने में ऐसा कुछ समथिंग ऐसा होगा, ठीक है, इनिशियली। फिर वैसे ही ये मेरा पाई है, ये मेरा 0 है, टाइम मेरा बिल्कुल बराबर बनेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ पर तो मेरा 0 ही रहेगा, और फिर इसको फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को। और फिर यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो D1 तो मेरा ऑफ होना ही होना है, और D2 तो मेरा ऑन हो जाएगा। तो बस इतना, यानी कि खाली इतना देर के लिए मेरा आउटपुट वोल्टेज ऐसा ड्रॉप करेगा, बाकी सब 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 रहेगा, इसका मतलब है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना टाइम यहाँ पे लगा इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है मेरा Vm मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस माइनस म्यू, ठीक है, माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो आपको ये म्यू कैलकुलेट करना है। म्यू आप बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि उसमें आपको कैलकुलेट मतलब पिछले उसमें मैंने कैलकुलेट किया था। तो Vm यहाँ पे साइन ओमेगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो गया Vm, चूँकि फिर कांस्टेंट DC हो गया ना, L di/dt। तो क्या करना है आपको, di करेंगे 0 से पाई, यानी कि I नॉट हो गया, 1 अपॉन ओमेगा एल एस हो गया, Vm इंटू डी ओमेगा टी हो जाएगा। तो Vm इंटू म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो म्यू होगा दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल एस अपॉन आई नॉट, इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा Vm, ये Vm नहीं आएगा, ठीक है। म्यू मेरा इस तरीके से निकलेगा 5.4 डिग्री, और इसी तरह से एवरेज आउटपुट वोल्टेज मेरा निकलेगा 97 वोल्ट समथिंग, और पावर मेरा निकल जाएगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए काइंड ऑफ असाइनमेंट है, ठीक है। और ये मेरा 970 बस करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। What part D is saying? Repeat part C if Vs has the pulse waveform like this figure। ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर मान लो डी पार्ट के लिए आपको करना है तो ये कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो लेट्स से दिस इज एक सेकेंड, सो यहाँ से 60 डिग्री है, और फिर ये 120 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। 120 प्लस 60 180 डिग्री है, और ये मेरा Vm है। तो इसके लिए जैसा हमें पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन होता है, यानी कि सोर्स करंट का जो प्लॉट आपका होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज का प्लॉट कैसा बनेगा। तो आउटपुट वोल्टेज का प्लॉट भी सिमिलरली रहेगा,
और आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट आपका सी पार्ट की तरह निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसका जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। वी एम इंटू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस म्यू। ठीक है, -60 डिग्री प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा ऐसा निकल जाएगा। आपको म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिमिलरली जैसा अभी मैंने प्रीवियसली समझाया कि जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपको खाली वोल्टेज इक्वल टू एल टी आई बाई डी टी रखना है, उससे आपका म्यू निकल जाता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा वी एम, यहाँ पर मैं एक मिनट क्वेश्चन पर देख लेता हूँ। म्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल एस आई नॉट अपॉन वी एम। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, आपको एंगल आपको बरोबर लेना है ना, तो आपको ये हो जाएगा 60 डिग्री से 60 डिग्री प्लस म्यू तक लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस म्यू 1/ओमेगा एल एस, और यहाँ पे आई नॉट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा गेम खेल दिया है यहाँ पे। फिर भी वी एम इंटू म्यू ही रहेगा, क्योंकि 60 डिग्री प्लस म्यू तक जाना है, -60 डिग्री तो कैंसिल ही हो गया ना, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा एल एस। तो फिर से आपको म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन, ओमेगा एल एस इंटू वी एम। ठीक है, ये वाले फंडे से। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो मिलेगा 63.67 वोल्ट रहेगा, और पावर जो मिलेगा वो क्या रह जाएगा 7 वाट, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 का। ठीक है, उसके बाद बात आती है एल एस इक्वल टू 0 एंड कॉन्स्टेंट डी सी करेंट है, इच डायोड एज अ रेशियो ऑफ आई डी। तो अब आगे जो स्टडी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि हमारा इस वीडियो का एम था इफेक्ट ऑफ एल एस को समझना, कि एल एस अगर किसी ब्रांच में आ जाए तो क्या होगा और करंट कम्यूटेशन क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट वोल्टेज कंडीशन में क्या होगा, ये सब आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूज़न है तो आप मुझे लिख सकते हैं rajesh.shukla@perpetuallearning.in या फिर perpetuallearning@gmail.com में, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर किसी अदर सोशल साइट्स के थ्रू। थैंक यू।